मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रियों की फोटो पर और उनके ब्लॉग पर लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये कोई ज्यादा खर्च नहीं है। नए नए मंत्रियों पर तो इससे कहीं ज्यादा खर्च होना चाहिए था, क्योंकि इनकी छवि बनाना एक बड़ा काम है। हमारे समाज में मंत्रियों की छवि काम से नहीं, फोटो से बनती है। हम आंख वाले इसके बाद भी फोटो के पीछे छिपी असली शक्ल नहीं देख पाते। परिणाम स्वरूप अंधे बैठे हैं और आंख वाले उन्हें ढो रहे हैं। अंधों में अजब काइयापन आ जाता है। वो खरे और खोटे सिक्कों को पहचान लेता है, पैसे सही गिन लेता है, उसमें खेलने की क्षमता भी आ जाती है। वो पद टटोल लेता है। इनके तीर्थ भी नए हैं। पूछो, अरे भैया कहां ले चले हैं? कहेगा तीर्थ। कौन सा तीर्थ हैं? जवाब देगा कैबिनेट, अरे मंत्रिमंडल। लिखने वाली कलम ने तो इसे आज से 1 दशक पूर्व ही अपने साहित्य में अंकित कर दिया था, परंतु उसे ये नहीं मालूम था कि उसके द्वारा लिखे गए ये चेतनात्मक तथ्य आखिर कब मानस पटल पर अंकित होकर चेतना का उद्घोष करेंगे। और इसके पहले ही उसे महाप्रयाण के पथ पर जाना पड़ गया। ये कलम थी प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार हरिशंकर परसाई की, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में इटारसी के पास जमानी गांव में हुआ था। चूंकि पिता झुमकलाल परसाई एक श्रमजीवी थे, इसलिए होश संभालते ही परसाई जी ने संघर्षों की एक लंबी कतार को अपने सामने पाया। नतीजा ये हुआ कि हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद ही वन विभाग में नौकरी कर ली और फिर अध्यापन भी छोड़ दिया। शायद इसका कारण यह था कि जो जितने जल्दी जिंदगी का साक्षात्कार करता है, वो उतना ही जल्दी आजाद मनुष्य हो जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया, परंतु वे कभी एक स्थान पर बहुत दिनों तक नहीं रहे। कारण था खुद का विद्रोही स्वभाव। वे कहते थे, मैंने तय किया परसाई, डरो किसी से मत। हैं? किसी से मत डरो, डरे कि मरे। सीने को ऊपर ऊपर कड़ा कर लो। अब भीतर तुम जो भी हो, जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदारी के साथ निभाओ। जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ निभाओगे ना, तो नष्ट हो जाओगे, नष्ट। परसाई जी को अपने आरंभिक जीवन में बड़ी कठिनाइयों और आपत्तियों का सामना करना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों ने ही उनके जीवन को लेखन की ओर मोड़ा। उन्होंने लिखा भी, मेरा अनुमान है मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया होगा। सन 1947 में जबलपुर के प्रहरी नामक गजट में प्रकाशित रचनाएं उनकी प्रारंभिक रचनाएं थीं। उसके बाद तो लेखन उनके खून में मानो रच बस सा गया, जिसको सजीव किया रचनाओं की लंबी कतार खड़ी करके। और इस कतार में सबसे आगे थे उनके स्तंभ लेखन, जिसे उन्होंने प्रायः छद्म नाम से किया। इन छद्म नामों के पीछे परसाई जी का गहन चिंतन व्यक्त हुआ। उन्होंने कई स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में कबीर के नाम से सुनो भई साधो, कबीरा खड़ा बाजार में, देख कबीरा रोया, आदम के नाम से ये माजरा क्या है,
माटी कहे कुमार से रिटायर्ड भगवान की कथा, अनेक स्तंभ लेखन किए जो उनकी प्रसिद्धि का कारण भी बने। वसुधा नामक पत्र ने परसाई जी को एक लेखक के रूप में तथा अखिल भारतीय श्रेणी के साहित्यिक संपादकों की पंक्ति में ला दिया। उन्हें इस बात का एहसास था कि जितना लोक शिक्षण इन स्तंभों ने किया है, उतना शायद किसी संगठन या पार्टी ने नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ है परसाई जी कमिटेड आदमी, उनके भीतर एक तरह की प्रतिबद्धता है और वह प्रतिबद्धता है आम आदमी के लिए। वह कबीर की वाणी में बोलते हैं, वह चेखव की वाणी में बोलते हैं, वह दास्तोवस्की की वाणी में बोलते हैं। उन तमाम लेखकों को जिन्होंने कि अपने आप को एक शोषित समाज के सबसे पीछे के आदमी को, सबसे अंतिम आदमी को अपनी भावधारा का केंद्र बनाया। गांधी जी के दरिद्र नारायण या गांधी जी का अंतिम आदमी वास्तव में परसाई के साहित्य का अंतिम आदमी है। जन चेतना का बीड़ा जब उन्होंने सर पर उठा ही लिया तो हाथों ने भी उनका जम के साथ दिया और कथाओं एवं कहानियों की झड़ी लग गई। परंतु जब कहानीकार का कैनवास बहुत फैलने लगता है तो प्रायः वो उपन्यास में उसे समेटता है। परसाई जी ने भी अपनी कथाओं और कहानियों को उपन्यास में समेटा और मध्यम वर्ग की मिथ्या, नैतिकता से पीड़ित नारी के स्वाभिमान एवं प्रखर व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर अपने प्रथम उपन्यास तट की खोज की नींव डाली, जिसकी नायिका शीला प्रेमचंद की सुमन या शरदचंद की कमल या जैनेन्द्र के मृणाल से हटकर गढ़ा हुआ चरित्र है। मेरा विवाह नहीं हो रहा था। पिताजी को चिंता के कारण नींद नहीं आती थी। माँ की मृत्यु पहले ही हो गई थी और फिर जवान भाई एक दिन हमें छोड़कर चला गया। शीला का विवाह सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके पिता के पास दहेज के नाम देने को कुछ नहीं था। वे आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर थे, इसलिए जहां भी विवाह की बात चलती वहां दहेज सामने आ जाता और बात टूट जाती थी। हमारे समाज में नारी से नहीं, उसके दहेज से विवाह होता है। हर बार लड़के वालों की मांग पिताजी के सामर्थ्य की सीमा लांघ जाती। वे सब लोग हाथ में तराजू लिए थे, जिसके एक पलड़े पर अपने बेटे को रखते थे। मुझे मेरी समस्त विद्या बुद्धि और सौंदर्य के साथ दूसरे पलड़े पर रखकर देखते तो हर बार मेरा पलड़ा हल्का पाते। तब पलड़ा बराबर करने के लिए मेरे साथ रुपयों का वजन रखने को कहते। पिताजी जब ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपना तराजू लेकर दूसरे द्वार पर चले जाते। जिस तरह अच्छी नस्ल के बैल ऊंची कीमत पर बिकते हैं, उसी तरह ऊंचे कुल के पढ़े लिखे लड़के कीमती होते हैं। गरीब किसान मरियल अड़ियल बैल से ही काम चला लेता है और गरीब पिता किसी रोगी को अपनी कन्या सौंपकर शांति की सांस लेता है। बाप का रोना जब समाप्त होता है, तभी से बेटी का रोना शुरू होता है। इस तरह एक सामाजिक अन्वेषक के तौर पर परसाई जी ने समाज में छिपे अंधेरे कोणों का अन्वेषण किया और अपने समय के साक्षात प्रश्नों से सीधी टक्कर लेने का साहस जुटाया। रानी नागफनी की कहानी नामक उपन्यास उनके इसी अदम्य साहस का प्रमाण है। इस उपन्यास की भूमिका में उनका कथन है कि फैंटेसी के माध्यम से मैंने आज की वास्तविकता के कुछ पहलुओं की आलोचना की है, जिसमें सामाजिक पतन और राजनैतिक अवमूल्यन शामिल हैं। इस दृष्टि से वे एक खतरनाक लेखक हो गए। खतरनाक इस अर्थ में कि उन्हें पढ़कर हम ठीक वैसे ही नहीं रह पाते जैसे उनको पढ़ने के पहले होते हैं। उनका लेखन बहुआयामी है, उसमें गुदगुदाहट भी है और चुभन भी। जो लेखन गुदगुदाता है उसे हास्य और जो चुभता है
उसे व्यंग की श्रेणी में रखते हैं। परसाई जी का लेखन प्रायः इसका सम्मिश्रण है। उनका साहित्य पढ़कर जो हंसी आती है वो गलतफहमी के कारण आती है। हंसी समाप्त होने पर जो खरोंचे दिल पर शेष रह जाती हैं, वे परसाई जी को एक भारतीय संवेदना का लेखक बनाती हैं। परसाई जी की कहानियों में, उनके व्यंग संग्रहों में, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, 28 व्यंग संग्रह, और उनमें तमाम ऐसे व्यंग हैं जो रिक्शा वाले, मोची, पान वाले और समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे बड़ा वर्ग हो चाहे छोटा, जिसका संस्पर्श परसाई जी ने न किया हो। वे अगर किसी मंत्री को लेते हैं, किसी राजनेता को लेते हैं, तो उसका भी वैसा ही भंडाफोड़ करते हैं जैसे किसी पंडित को, किसी मुल्ला को या किसी पादरी को लेते हैं। परसाई जी ने जन जागृति का आह्वान निबंधों को लिखकर भी किया। अपने निबंधों में सामाजिक और मानवीय यथार्थ की चरित्रमूलक सृष्टि की है। उनके गद्य का यथार्थ ना तो एकांगी है न अपवाद। वे निरंतर मुक्ति बोध के अनुसार लालटेन लिए जनता की खोज करते रहे। वे एकमात्र ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने देश की जमीन में देशी स्वभाव के साथ मार्क्सवादी जीवन मूल्यों को रचते हुए अपनी शैली विकसित की थी। कंधे श्रवण कुमार के अन्न की मौत, आंगन में बैगन, गेहूं का सुख, पहला सफेद बाल जैसे अनेक निबंधों में उन्होंने परंपरा और वर्तमान नीति, राजनीति, परिवार और समाज, प्रशासन के घोषित और व्यावहारिक स्वरूप सभी कुछ को समेटा। घटना तो उनके लिए केवल कैटलिक एजेंट का काम देती थी, कहना तो उन्हें वही था जो वो कहना चाहते थे। परसाई जी का लेखन एक दिन की वस्तु नहीं या न कुछ काल की रचनागत है। उनका अनुभव लगभग एक अर्ध शताब्दी तक परिपक्व होता रहा है। पहला दौर 1960 तक का है, दूसरा 1970 का, और उसके बाद वह परिपक्व काल आता है जो 70 के बाद की रचनाओं में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अनुभव, खून, पसीना सब जैसे कि परसाई की रचनाओं में एकाकार हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनका अंकुरण काल लोगों का ध्यान आकर्षित करता था, पर वह उनको फनी लगता था। दूसरा जो जिसे पल्लवित काल कहा जा सकता है, उसमें लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था और जिस विधा में वे लिख रहे थे उसके प्रति उनका पाठक समुदाय नित्य उनको पढ़ता था। और तीसरे दौर में उनकी परिपक्वता इतनी संपन्न हो गई कि वह हमारे साहित्य की अमर निधि है और वह उनकी कीर्ति का एक कभी न नष्ट होने वाला कालजयी कृतित्व है। परसाई जी ने विधा के रूप में कहानी, उपन्यास, निबंध, खुले पत्र, रिपोर्टाज आदि का चुनाव किया। इन विधाओं के जरिए उन्होंने अपनी व्यंग की स्पिरिट को नया आकार प्रदान किया, क्योंकि वे जानते थे कि व्यंग समाज की अंतर्दशा का पंचांग है और व्यंगकार उसका पंडित, ज्ञाता, शोधक और उद्बोधक भी, और वे व्यंग के पर्यायवाची बन गए। उनके जीवन काल में ही मित्रों के आग्रह से परसाई रचनावली के 6 खंड सामने आए, जिनमें उनका विभिन्न विधाओं से संबंधित साहित्य संकलित है, और इसी में उनके वे व्यंग्य हैं जो स्तंभ लेखन के रूप में लिखे गए। ईमानदारी पूर्ण संघर्ष के इस जीवन ने परसाई जी को प्रसिद्धि भी दी और उन्हें पद्मश्री से अलंकृत भी किया। अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उन्हें मिला और अन्य अनेक शिखर सम्मान भी उन्हें जीवन पर्यंत मिलते रहे। उन पर अनेक शोध कार्य भी हुए, जिसमें उनके लेखन पर अनुसंधानात्मक दृष्टि से विचार किया गया। उन्होंने अपने जीवन के 71 वर्षों में से
45 वर्ष से भी अधिक वर्ष लेखन को समर्पित किए और इस लंबी अवधि में भी उन्होंने लेखन की ऊर्जा, दृष्टि की भेदकता और प्राणवान सार्थकता बनाए रखी, जो कि प्रायः कठिन होती है, और सिद्ध कर दिया कि लेखक अपने युग का राडार तो होता ही है, वो अपने समय से आगे ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला वैज्ञानिक भी होता है। सतत संघर्ष और नियमित लेखन पर होने वाले श्रम ने उनके स्वास्थ्य पर भी कई बार प्रहार किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने भी उनकी स्पष्टवादिता पर खींचकर उन्हें चोट भी पहुंचाई। पर परसाई जी जिस मिट्टी से ढले थे, वो पराजित होना जानती ही नहीं थी। आखिरकार मिट्टी थकने लगी। थकान के क्षण धीरे धीरे परसाई जी की संगमरमरी लेखनी पर अपनी काली छाया डालने लगी। और 10 अगस्त 1995 का एक दिन ऐसा भी आया जब परसाई जी को महाप्रयाण के पथ पर जाना पड़ा। उनका अवसान भारतीय साहित्य की एक अपूर्णीय क्षति है। परसाई जी ने प्रेम किया तो सिर्फ अपनी लेखनी से, और जीवन पर्यंत शादी न करके अपने सच्चे प्यार का परिचय भी दिया। शरीर मर जाता है पर कीर्ति कभी नहीं मरती, और ना वो लेखन मरता है जो संघर्षों से छनकर आता है। परसाई जी अपने लेखन में आज भी बोलते से प्रतीत होते हैं, और उनके व्यंग्य आज भी नागफनी के कांटे की तरह चुभते रहते हैं।